कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी ने जानबूझकर की पसमानदा तबकात की तौहीन। कहा, झूठ बोलना राहुल गांधी की बन चुकी है फितरत। विजय संकल्प यात्रा के प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हर बूथ जीतने के अज़्म पर दिया जोर। बेंगलुरु मेट्रो की नई लाइन की शुरुआत की। मेट्रो में एक नुमाइश का भी मुआयना किया। मेट्रो में सवारी भी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को दी तरक्की की नई सौगात। चकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इससे तलबा के लिए पैदा होंगे रोजगार के मौके। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 1 साल पूरा होने पर गिनाई अपनी हुकूमत की कामयाबियां। कहा, न जातिवाद न परिवारवाद, यूपी में सिर्फ विकासवाद। योगी ने हुकूमत की खुशहालियों पर मुश्तमिल एक किताबचा भी किया जारी। कोविड के बढ़ते मामले पर मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करने की दी सलाह। कहा, कोविड के नए वेरिएंट से घबराने की नहीं है ज़रूरत। ख्वातीन आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू और स्वीटी गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगी रिंग में। इतवार को निखत जरीन और लोलिना खेलेंगी अपने फाइनल मुकाबले। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि वो सोच समझकर नहीं बोलते। अगर वो सोच समझकर बोलते हैं तो उन्होंने 2019 में भी सोच समझकर बोला था। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर पसमानदा तबकात की तौहीन की है और बीजेपी उसकी मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि किसी को भी तनकीद का हक नहीं है, लेकिन तौहीन का हक भी नहीं है। आदत के मुताबिक राहुल गांधी ने भटकाने की कोशिश की, गलत बयानी की और विषय पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा, जबकि राहुल ने लंदन में कहा था कि भारत में जमहूरियत कमज़ोर हो रही है और यूरोपीय ममालिक तवज्जो नहीं दे रहे हैं। झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत में शामिल है। राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। क्या बोला? कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। मतलब क्या कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह समस्या है। ध्यान देने का मतलब क्या है? यहां हस्तक्षेप करें, यही तो हम कह रहे हैं। आज मैं राहुल गांधी की टिप्पणी दिखा दिया। राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गई। बीजेपी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी के पास मुल्क के बड़े वकीलों की फौज है। उन्होंने अदालत से स्टे क्यों नहीं लिया? आखिर वो फौज राहुल पर खामोश क्यों रही? राहुल गांधी को सजा हुई सूरत कोर्ट में उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है। देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से। वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया? वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी? भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा कि कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि
इंदिरा भारत है। पहले वो पसमानदा तबके की तौहीन करते हैं और फिर उनका खानदान उस पर फख्र करता है। कुछ लोगों को और कुछ परिवारों को ये गलत फहमी है कि इंदिरा इंडिया है और वो स्वयं भारत की आवाज़ है। भारत की आवाज़ 2014 और 2019 में पूरे देश को सुनाई दे रही थी, परंतु आज जब राहुल गांधी इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, ट्वीट करते हैं, तो क्या उनका कहने का और कांग्रेस पार्टी के कहने का तात्पर्य ये है कि कोर्ट ने भारत की आवाज़ को दबाया है? क्या कोर्ट ने उनकी आवाज़ को दबाया है? एक तो ओबीसी समाज का इतना बड़ा अपमान करते हैं और फिर उस पर कुछ लोग और कुछ परिवार और पार्टियां गर्व महसूस करते हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, अहंकार कि हम कानून से बड़े हैं, ये उनकी सामंतवादी सोच को भी दर्शाता है। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी आवाज़ कौन रोक रहा है। इस मुल्क में जमहूरियत है, इसीलिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन आपको सोच समझकर बात करनी होगी। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। पूरी जात चोर नहीं होती, उन्हें ये बात जहन में रखनी होगी। उनकी आवाज कौन रोक रहा है? ये जो बोले मोदी सरनेम के लोग सारे चोर होते हैं, ये किसी ने आवाज रोकी उनकी? इस देश में लोकतंत्र है, इसलिए तो बोल रहे हैं ना वो, लेकिन सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं आवाज दबाई जा रही है। कौन बोल रहा है जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ? सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, लेकिन बोलते समय ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कोई परंपराएं भी होती है, सारी जाति चोर नहीं होती है। तो उन्होंने सारी जाति को, ओबीसी समाज को चोर कहा। मोदी सरनेम वालों को तो ओबीसी समाज में आक्रोश आ गया। कोई आदमी कोर्ट में गया, कोर्ट ने फैसला दिया। आपके पास जो ऑप्शन है उसके तहत कार्रवाई करो। आप कोर्ट पे नहीं मानोगे तो लोकतंत्र को नहीं मानने वाली कांग्रेस है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के वादेनगेरे में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के खिताब पर विजय संकल्प रैली से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कर्नाटक ने बीजेपी की ज़बरदस्त वापसी के लिए अपना जहन बना लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की सियासत को काम करने की सियासत में तब्दील कर दिया है। भारतीय राजनीति में लंबे समय तक आरोपों की, आक्षेपों की राजनीति चली है। बीते वर्षों में भाजपा ने इस गंदी राजनीति को बदला है। पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन को भाजपा ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदल दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि कर्नाटक की डबल इंजन हुकूमत से तमाम तबके फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की रकम में भी रियासत के किसानों को बढ़ाकर दी जा रही है। जब कर्नाटका में डबल इंजन सरकार बनी तो उसने कांग्रेस और जेडीएस की गलतियों में सुधार किया। आज कर्नाटका के करीब करीब 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है, कर्नाटका की भाजपा सरकार उसमें और पैसे जोड़कर हमारे किसान भाइयों की ज्यादा मदद कर रही है। यही है डबल इंजन सरकार का डबल फायदा। कांग्रेस की मनफी सियासत पर तबसरा करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि कांग्रेस मोदी की कब्र खुदेगी बात कह रही है, जबकि कर्नाटक और पूरा मुल्क कह रहा है मोदी का कमल खिलेगा। कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी।
लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को पता नहीं कि कर्नाटका के लोगों ने संकल्प ले लिया है। अगर उनका संकल्प है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कर्नाटका का सपना है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की वाइट फील्ड यानी गादोगुड़ी से कृष्णराजपुर मेट्रो लाइन का इफ्तिताह किया। तकरीबन 4,250 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई इस मेट्रो लाइन ने मुसाफिरों को साफ, महफूज, तेज़ और आरामदेह सफ़र की सहूलत फराहम की है। यह मेट्रो लाइन सफ़र को आसान बनाएगी और शहर में ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक नुमाइश का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मेट्रो लाइन के इफ्तिताह के बाद मेट्रो में सवारी भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का इफ्तिताह किया। यह इंस्टीट्यूट श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस की तरफ से चकबल्लापुर के मुद्देनहल्ली में सत्य साई ग्राम में कायम किया गया है। एक देही इलाके में वाक़ और तिब्बी तालीम और सेहत की देखभाल को गैर तिजारती बनाने के मकसद के साथ कायम किया गया। यह इदारा तिब्बी तालीम और तिब्बी खिदमात बिल्कुल मुफ्त फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क में तिब्बी तालीम के हवाले से बहुत सी इस्लाहात की गई हैं। इस सिमत में किए जाने वाले काम के शानदार नताइज सामने आ रहे हैं। 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। साल 2014 में हमारे देश में 380 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेस देन 380। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 650 से भी अधिक हो गई है। इनमें से 40 मेडिकल कॉलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, जो जिले विकास के हर पहलू में पीछे थे, वहां पर मेडिकल कॉलेज बने हैं। पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आजादी के 75 वर्षों में जितने डॉक्टर देश में बने, उतने डॉक्टर अगले 10 साल में बनने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने कन्नड़ जैसी भरपूर ज़बानों में मेडिकल एजुकेशन वगैरह के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पीएम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने गरीबों के मफाद में काम करते हुए कन्नड़ समेत तमाम भारतीय ज़बानों में मेडिकल तालीम का मुतबादिल पेश किया है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए कुछ दलों ने भाषाओं का खेल खेला, लेकिन सही मायने में भाषा को बल देने के लिए जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कन्नड़ा तो इतनी समृद्ध भाषा है, देश का गौरव बढ़ाने वाली भाषा है। कन्नड़ा में भी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो,
इसके पहले की सरकारों ने कदम नहीं उठाए। ये राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि गांव, गरीब, दलित, पिछड़े परिवार को बेटे बेटी भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। गरीबों के हित में काम करने वाली हमारी सरकार ने कन्नड़ा सहित सभी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। गरीब और मुतवस्सित तबके को अच्छी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए अपनी हुकूमत की कोशिशों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इन तबकों की सेहत को तरजीह दी गई है। हमने गरीब और मिडिल क्लास के आरोग्य को प्राथमिकता दी है। हमने देश में सस्ती दवाओं की दुकानें, जन औषधि केंद्र खोले हैं। आज देश में लगभग 10,000 जन औषधि केंद्र हैं, जिसमें से 1,000 से ज्यादा हमारे ये कर्नाटका में ही है। इन केंद्रों की वजह से कर्नाटका के गरीबों के हजारों करोड़ रुपए दवाओं पर खर्च होने से बचे हैं। साथियों, मैं आपको वो पुराने दिन भी याद कराने को कहूंगा जब गरीब इलाज के लिए अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। भाजपा सरकार ने गरीब की इस चिंता को समझा, उसका समाधान किया। आज आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवार के लिए अच्छे अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में तरक्की का अज़्म किया है। पीएम ने कहा कि इस मकसद को हासिल करने के लिए सबकी कोशिशें कलीदी हैसियत रखती हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में, क्योंकि मैंने कहा है 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा। इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने काम कम समय में पूरा कैसे होगा। इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, संकल्प से भरा जवाब है, सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है, और वो जवाब है सबका प्रयास। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। इसलिए भाजपा सरकार निरंतर सबकी भागीदारी पर बल दे रही है। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चकबल्लापुर में सर एम विश्वेश्वरैया की समाधि पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। पीएम ने वहां गुलाहे अकीदत नजर किए। वज़ीर आज़म मोदी ने विश्वेश्वर म्यूजियम का भी दौरा किया। ये शानदार अजायब घर भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की याद को वक्फ है। उनसे जुड़ी यादें उसमें महफूज की गई हैं। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की इफ्तिताही तकरीब में पहुंचे वज़ीर आज़म मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वहां मौजूद लोगों ने वज़ीर आज़म को मुल्क की बेहतरीन खिदमात के लिए मुबारकबाद दी। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते को रियासत के लोगों के सामने बीजेपी हुकूमत की 6 साल की कामयाबियों की तफसीलात पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 6 सालों में हमने रियासत के बारे में लोगों के तासुर को बदलने का काम किया है। रियासत की तरक्की को तेज़ करने के लिए एक्सप्रेस वे की तामीर की जा रही है। गंगा एक्सप्रेस वे की तामीर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगी।
पहले पहले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए आज गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और मुझे लगता है कि अब तक हम लोग 12% से अधिक काम उस पर संपन्न कर चुके हैं। तेजी के साथ कार्य चल रहा है और हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले पहले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रयागराज कुंभ में आने का अवसर प्राप्त हो तो गंगा एक्सप्रेसवे उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मजीद कहा कि रियासत के हर गांव में सड़कों को बेहतर बनाने का काम किया गया है। रियासत के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। आगरा में भी नवंबर-दिसंबर से मेट्रो सर्विस शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि यूपी मुल्क की पहली रियासत होगी जिसमें अगले 2 सालों में 5 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे होंगे, जिनमें से 3 पहले ही काम कर रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने टीबी वैक्सीन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को टीबी की वैक्सीन का मसला सितंबर में मुनक्किद होने वाली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतही इजलास में उठाया चाहिए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को टीबी से पाक बनाने के लिए ये एक मुनफरिद कदम है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वज़ीर ममलिकत डॉक्टर परवीन भारती पनवार ने भी मीटिंग में मौजूद थी। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर लोसिया दिति यू ने कहा कि भारत टीबी को ख़त्म करने में बहुत अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि इस मैदान में भारत की तरक्की दुनिया को आगे बढ़ने की तरगीब देगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजारत ने मुल्क में कोविड और सांस की बीमारियों जैसे मौसमी वायरल बुखार के बढ़ते हुए मामलों के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को फ्लू के बढ़ते हुए मामलों पर तवज्जो देने का मशवरा दिया गया है। एडवाइजरी में बताया गया है कि इन्फ्लुएंजा के इन मामलों को सेहत आमा के आसान इक़दाम से भी कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों को सेहत की देखभाल करने की ज़रूरत है, जिसे मास्क पहनना, हाथ धोना और अलामात ज़ाहिर होने पर टेस्ट कराना। इसके अलावा एडवाइजरी में अस्पतालों को ज़रूरी चीज़ें जैसे अद्वियात, ऑक्सीजन और ICU बेड तैयार रखने का भी मशवरा दिया गया है। इस सिलसिले में 10 और 11 अप्रैल को मुल्क के हर ज़िले के अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का भी मंसूबा है। मॉक ड्रिल की सही तफसीलात बाद में रियासतों के साथ शेयर की जाएंगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह सुकमा के बहुत ज़्यादा नक्सल मुतासरा पोर्टपल्ली कैंप पहुंचे। उन्होंने पोर्टपल्ली कैंप में जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। अमित शाह ने गांव वालों और स्कूली बच्चों से भी बातचीत की। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 124 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पहली फहरिस्त में साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया और रियासती पार्टी सदर DK शिव कुमार के नाम मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया को वारणा से मैदान में उतारा गया है, जबकि कांग्रेस के रियासती सदर DK शिव कुमार को कनकपुरा सीट से टिकट मिला है। इसके अलावा दीगर बड़े चेहरों में बब्बल बलवेश्वर से MP पाटिल, गांधीनगर से दिनेश गंजूराव शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव आज जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में पूछगछ के लिए CBI के सामने पेश हुए। इससे पहले तेजस्वी यादव कई बार CBI के संबंध पर पूछगछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। तेजस्वी यादव ने CBI के संबंध पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। यह मामला लालू प्रसाद यादव से मुताल्लिक है, जब वह 2004 से 2009 के दरमियान रेलवे के वजीर थे। CBI का इल्ज़ाम है कि लालू प्रसाद यादव के ख़ानदान ने इस मामले में ज़मीन के बदले रेलवे में कई तकरीरियाँ की। CBI ने अपनी चार्जशीट में कहा कि ये तकरीरियाँ भारतीय रेलवे के तयशुदा उसूलों और तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी करते हुए की गईं।
लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती नौकरी के बदले में जमीन के मामले में पूछगछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुई। जमीन के बदले नौकरी के मामले में तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछगछ पर बीजेपी लीडर अरविंद कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव पर शदीद तनकीद की। बीजेपी लीडर ने कहा कि सीबीआई तेजस्वी यादव से उनके करतूतों का हिसाब मांग रही है। चार भारतीय खवातीन बॉक्सर्स ने नई दिल्ली में जारी खवातीन के आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल मैच में तारीख रकम की। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन, लोलिना बोरोगोहन, स्वीटी बोरो और नीतू ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इन चारों मुक्केबाजों के फाइनल पहुंचते ही भारत के 4 तमगे पक्के हो गए हैं। स्वीटी बोरा और नीतू आज अपने अपने फाइनल खेलेंगी, जबकि निखत जरीन, लोलिना बोरोगोहन इतवार को गोल्ड मेडल के लिए पंच लगाएंगी। विमेंस प्रीमियर लीग में जुमे को खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 72 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 182 रन बनाए, जबकि यूपी की टीम हदफ का ताक़ुब करते हुए शुरू में ही नाकाम हो गई और 110 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ईसा बेल विंग की हैट्रिक और नेट सिवरेंट की तूफानी नाकाबिल शिकस्त निस्फ सेंचुरी ने मुंबई इंडियंस को मैच जीतने में मदद दी। अब इतवार को फाइनल में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।